हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज फिर से हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की क्लास लेकर हाजिर हैं और अभी तक हमने बहुत सारा सिलेबस ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर देखोगे बीपीएससी स्पेशल जो प्लेलिस्ट है हमारा, उसके अंदर जाके तो आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी। बीपीएससी के प्लेलिस्ट में देखो, आपको इससे पहले वाली सभी वीडियोस मिल जाएंगी। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो हमने अभी तक पढ़ लिया है इवोल्यूशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमने क्या क्या देखा था। तो सॉलिड वेस्ट एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ लाइफ, वेस्ट जनरेशन इन ए टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, मटेरियल फ्लो एंड वेस्ट जनरेशन। उसके बाद देखा था डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लानिंग फॉर इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। ठीक है, पहली बात तो है कि जब सिलेबस में आप देखोगे तो पहला पॉइंट दिया हुआ है क्या, सॉलिड वेस्ट का टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। टाइप में इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसमें कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। टाइप में पहला क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, अब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं कुछ ऐसा है, वैसे हम एक एक करके सब कुछ देखते हुए चलेंगे। फिलहाल इतना समझ लो, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट किसे कहेंगे, सिंपली जो हमारे घर और घर के आसपास जो भी दुकानें या वो भी जो भी इंडस्ट्री हैं उनसे जो जितना भी कचरा निकलता है, सॉलिड वेस्ट निकलता है, उन सभी को हम कहते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। इसमें आ जाएगा आपका पेपर, प्लास्टिक या जो भी घरेलू उत्पाद होते हैं, उन सभी से जो कचरे निकलते हैं उनको हम कहते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। सेकेंड, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। इंडस्ट्रियल आपको पता है, इंडस्ट्रीज से जो भी सॉलिड वेस्ट निकलेंगे उन्हें हम इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट कहेंगे, सिंपल सी बात है। थर्ड दिया हुआ है हजार्डस वेस्ट। हजार्डस वेस्ट है नेक्स्ट। और उसके बाद दिया हुआ है बायोमेडिकल वेस्ट एंड लास्ट ई वेस्ट। तो ये है सॉलिड वेस्ट के अलग अलग टाइप जो ऑलरेडी दिए हुए हैं, बस आपको नाम याद रखना है क्या क्या। पहला है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, उसके बाद है इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट एंड ई वेस्ट। इन सभी को एक एक करके पढ़ना है हमें, ऐसा नहीं है कि इन्हें छोड़ देना है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इसके बारे में बहुत सारा कुछ नहीं बताया था। हमने डायरेक्ट जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पार्ट अगर देखोगे इवोल्यूशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हमने उसे ही पढ़ा था। तो फर्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा क्या, इवोल्यूशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और ये सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। घबराना नहीं है, सारी चीज़ें आराम से पढ़ते हुए चलना है। डेली संडे को छोड़कर, संडे को बस क्लासेस नहीं होंगी, इसके अलावा मंडे टू सैटरडे शाम को 7 बजे आपकी ये क्लास आएगी। कुछ नहीं करना है आपको क्लास ज्वाइन करने के लिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे आपको जब भी वीडियो आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप टाइम से वीडियो ज्वाइन कर सकते हो और लाइव पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आ जाओ सभी लोग, वीडियो आ गई है ऑलरेडी बहुत सारी। और आगे जो हम देखेंगे वो होगा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक। जो अगला टॉपिक है जो आप देखोगे, जब भी किसी चीज़ की तैयारी करते हैं हम तो पहले उसका सिलेबस लाइन बाय लाइन लिख के रख लो। ठीक है, ये नहीं किसी के भरोसे नहीं रहना है। आपके पास पता है बीपीएससी की वेबसाइट, वहाँ पे जाओगे तो आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा। उस सिलेबस को अपने एक कॉपी में, पेपर में, जहाँ कहीं भी आपको ईजिली एसेसिबल हो वहाँ पे लिख लो। और लिखने के बाद उसको टिक करते हुए चलो डेली लेक्चर्स के बाद कि हाँ हाँ ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं या इसका नोट्स बना लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है देखोगे अगर, तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक है और इसमें भी पहला पॉइंट है सॉलिड वेस्ट जनरेशन। तो पहले देख लेते हैं वेस्ट जनरेशन रेट्स क्या होते हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे वेस्ट जनरेशन रेट और जनरेशन कितने तरह से होता है, किस किस तरीके से होता है। ये सॉलिड वेस्ट की बुक है और इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना था, इसलिए मैंने अलग से जो भी चीज़ें हमें पढ़नी है उसकी मैंने एक पीडीएफ बना ली है और वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा।
तो इसको देख लेते हैं। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेस्ट क्वांटिटी एंड डेंसिटी coupled with waste generation rate is important while assigning the payload capacity of the collection equipment. पेलोड कैपेसिटी कहने का मतलब होता है कि कितना हम उसे लैंड फिलिंग के लिए ले जा सकते हैं या कितना उसको हम उठा सकते हैं। तो खैर ये इंट्रो था। नेक्स्ट यहाँ से आते हैं, यहाँ से एक एक करके हम पढ़ते हुए चलते हैं। It is possible to estimate the number of vehicles required for the collection and transportation of waste each day. ये तो पॉसिबल है ना कि एवरी डे हमें कितने व्हीकल की ज़रूरत है वेस्ट कलेक्शन के लिए, उतना हम देखो यहाँ पे आई थिंक अब आपको क्लियर दिखेगा कितनी हमें ज़रूरत है व्हीकल्स की, इसका हम इंतज़ाम कर सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है वाइल पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन। पर कैपिटा आप समझ रहे हो, वेस्ट जनरेशन इज स्टैटिक विच इज़ नेसेसरी फॉर इंडिकेटिंग ट्रेंड्स इन कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। किसी एरिया में कितना कंजम्पशन और कितना प्रोडक्शन हो रहा है सब्सटेंस का। कंजप्शन आप समझ रहे हो, प्रोडक्शन भी समझ रहे हो। किसी चीज़ का कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और कितना कंजप्शन हो रहा है ये भी फिक्स रहता है किसी पर्टिकुलर एरिया में। पर कैपिटा एरिया में फिक्स होता है कि कितना कंजप्शन और कितना प्रोडक्शन होगा। तो इसके हिसाब से एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है कि हाँ डेली 10 ट्रक या 5 ट्रक कचरे जो हैं वो निकलेंगे, तो स्टैटिक होता है और उसकी एक स्टैटिस्टिक्स होती है। The total weight and volume of the waste generated by the community served by the management system are of greater importance in planning and designing. जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था प्लानिंग, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गई। अब जो अथॉरिटी है वो वेस्ट कलेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करती है। अब देख लो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, per capita quantity of municipal solid waste in Indian urban cities. Most VVI टॉपिक आप कह सकते हो ये है per capita quantity of municipal solid waste in Indian urban cities या centers कह सकते हो। The quantities of waste from various cities were accurately measured by NEERI. On the basis of quantity transported per capita and number of trips made per day, the daily quantity was determined. अब देखो जनरली डेली जो क्वांटिटी निकलती है, कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है पर ट्रिप में, ठीक है, और कितने नंबर ऑफ ट्रिप्स लग रहे हैं पर डे, इससे डिटरमाइन किया जा सकता है कि कितना डेली क्वांटिटी वहाँ पे कचरे जनरेट हो रहे हैं या सॉलिड वेस्ट, सिंपली म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है। देखो पहला ही टॉपिक है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन, ठीक है, और हम यही देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इज लेसर देन दैट इन डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज़ में जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है उससे काफ़ी कम इंडिया में प्रोड्यूस होती है। ये सब आप लोग पहले से जानते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात ऐसा नहीं है जो आपको समझानी पड़े, आप पहले से जानते हो। डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो ज़्यादा सॉलिड वेस्ट जनरेट करते हैं इन कंपैरिजन टू इंडिया, या जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, या इसके आसपास की जो भी कंट्रीज़ है। और ये बहुत ही स्मॉल होता है, यानी कि 0.2 to 0.6 kg पर कैपिटा पर डे। Value up to 0.6 kg per capita per day is observed in metropolitan cities. अब ये डाटा आपको याद रखना है क्योंकि आप जानते हो बीपीएससी का ट्रेंड, बीपीएससी के किसी भी एग्जाम में वो डायरेक्ट डाटा उठा के पूछ देते हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का डाटा हो। तो आपको याद रखना है क्या, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन जो नॉर्मल सिटीज़ में है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 0.2 to 0.6 kg पर कैपिटा पर डे, ठीक है। और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अगर पूछे कि डेली कितना जनरेट होता है या वैल्यू कितना होगा वेस्ट जनरेशन का, तो वो 0.6 kg पर कैपिटा पर डे होगा। ओके, इतने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। द टोटल वेस्ट जनरेशन इन अर्बन एरिया इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 38 मिलियन टन्स पर एनम। अब ये डाटा भी याद रखना है।
टोटल वेस्ट जनरेशन कितना होता है, ये सिर्फ अर्बन एरिया है, इसमें रूरल एरिया शामिल नहीं है, रूरल एरिया के बारे में नहीं बात किया जा रहा है, सिर्फ अर्बन एरिया है, ठीक है। और अर्बन एरिया में हर साल पर एनम दिया हुआ है, हर साल 38 मिलियन टन वेस्ट जनरेशन होता है इंडिया में। तो ये भी एक डाटा है जिसे आप याद रख सकते हो। ये एक पूरा एक्यूरेट डाटा तो नहीं है पर एस्टिमेटेड डाटा है जो आपके काफ़ी काम आएगा। Forecasting waste quantity in the future is as difficult as it is predicting change in the waste composition. प्रेडिक्टिंग द चेंज इन द वेस्ट कंपोजिशन। देखो आगे चल के हम ये नहीं बता सकते हैं, वैसे भी आप जानते हो मौसम विभाग भी नहीं बता पाता है कि आगे चल के कितना मौसम ख़राब रहने वाला है या क्या होने वाला है। तो वेस्ट जनरेशन के बारे में भी हम आगे चल के नहीं बता सकते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या डिफ़िकल्टी आने वाली है या क्या क्या चीज़ें वेस्ट के कारण पॉसिबल हो पाएंगी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है ये करना। तो हम फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं कि कितना क्वांटिटी जनरेट होगा और उस क्वांटिटी से कितनी डिफ़िकल्टी आएगी और उसे हम कैसे डील करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एन एडिशनल पॉइंट वर्दी ऑफ नोट इज द चेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ द वेस्ट एज द वेस्ट मूव थ्रू द मैनेजमेंट सिस्टम। देखो पहले ही मैंने आपको बताया था चेंज ऑफ डेंसिटी, मैंने आपको कहा था कि पहले आप जो पॉइंट आपने पढ़ा है उसमें है रिडक्शन एट द सोर्स। पहला पॉइंट था कि सोर्स के पास ही इनकी क्वांटिटी को रिड्यूस कर दिया जाए या इनकी कंबसन करके या ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू भी इनकी क्वांटिटी को कम करके हम इन्हें लैंड फिलिंग के लिए ले जा सकते हैं या डिस्पोजल के लिए ले जा सकते हैं। तो डेंसिटी चेंज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। द सोर्स ऑफ जनरेशन टू द पॉइंट ऑफ अल्टीमेट डिस्पोजल। अल्टीमेट डिस्पोजल मतलब सोर्स ऑफ जनरेशन से लेकर डिस्पोजल पॉइंट जहाँ लैंड फिलिंग करते हैं उस जगह तक ले जाने में, देखो जो लोग भी पहली दूसरी तीसरी क्लास नहीं पढ़े हो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ये सब समझने में कि सोर्स ऑफ जनरेशन क्या होगा या डिस्पोजल कहाँ करते हैं, लैंड फिलिंग क्या होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास जो भी हुई है उसमें देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सोर्स ऑफ जनरेशन से लेकर डिस्पोजल पॉइंट तक इसके क्वांटिटी को घटाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगला है स्टोरेज मेथड। Salvaging activity, exposure to the weather, handling methods and decomposition all have their effect on change in waste density. Waste density को चेंज करने में किसका किसका रोल होता है, तो स्टोरेज मेथड का, हम किस तरह से उसे स्टोर कर रहे हैं। इसके अलावा साल्वेजिंग एक्टिविटी, उसे हम किस तरह से संभाल के ले जा रहे हैं, कितने मतलब किसी ढके हुए चीज़ों में रख के ले जा रहे हैं या ओपन ले जा रहे हैं, ठीक है। एक्सपोजर टू द वेदर, वेदर मान लो बरसात हो रही है या बहुत तेज़ आंधी तूफान आने लगा तो जो भी सॉलिड वेस्ट के अंदर प्लास्टिक पेपर वगैरह होता है वो सभी फिर से उड़ के और अलग अलग जगह पे पहुंच जाते हैं। तो एक्सपोजर, वेदर का एक्सपोजर भी डिफाइन करता है कि वेस्ट की डेंसिटी घट रही है या बढ़ रही है। हैंडलिंग मेथड और डिकम्पोजिशन, जो डिकम्पोज हो सकती हैं उन्हें अगर डिकम्पोज कर दिया जाए कंबसन के थ्रू या कंपोस्टिंग के थ्रू उन्हें हम अगर उनकी डेंसिटी में कमी ला सकते हैं। तो ये सब है डेंसिटी को कम करने के तरीके। एज जनरल रूल द लोअर द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट द ग्रेटर द चेंज बिटवीन जनरेशन एंड डिस्पोजल। अब ये हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना क्या है, लोअर द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ जितना लोअर होगा उतना ज़्यादा चेंज आएगा किस चीज़ में, जनरेशन और डिस्पोजल में, ठीक है। वेस्ट जनरेट कितना होगा और उसके डिस्पोजल में, देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर ज़्यादा होगा तो उस केस में जो वेस्ट जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होगा और ज़्यादा अमाउंट में होगा तो उसका डिस्पोजल बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रहा है दैट मीन्स कि वेस्ट जनरेशन भी कम है और डिस्पोजल की भी समस्या कम होगी। इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ 100% आर कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये अब आपको याद रखना है, इंक्रीजेज इन डेंसिटी ऑफ 100%
are common in developing countries, which mean that the volume of waste decreases by half. डेवलप्ड कंट्रीज़ में वैसे भी आप लोग सभी लोग पढ़ते हो, इकोनॉमी सबने पढ़ा होगा। इकोनॉमी में आप देखोगे कि इंडिया का ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट हाई रहता है, मतलब सिंपली अगर देखो तो 6 to 7% के आसपास देखा जाता है। ठीक है, अभी के टाइम पे कितना है इकोनॉमिक ग्रोथ बता देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कमेंट कितना है। ठीक है, और ये सब डाटा फर्स्ट पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। कितना इकोनॉमिक ग्रोथ अभी है इंडिया का। वहीं अगर देखोगे डेवलप्ड कंट्री का तो वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। तो जब ज़्यादा डेवलप्ड हैं तो उनमें ग्रोथ रेट जो है वो काफ़ी कम होगा। तो जब ग्रोथ रेट कम होगा तो वेस्ट जनरेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, सिंपली समझो। वही अगर डेवलपिंग कंट्री की बात करोगे तो वेस्ट जनरेशन की जो वॉल्यूम होती है वो ऑलमोस्ट डेवलप्ड कंट्री से हाफ हो जाती है। बहुत ही सिंपल वर्ड में समझा रही हूँ। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया है, कोई भी टॉपिक आपके पास सिलेबस है, उस सिलेबस में कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं फिर से उस टॉपिक की वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे पर कैपिटा वेस्ट जनरेटेड, ये एक डाटा है, वेस्ट जनरेशन स्टैटिस्टिक्स। अब ये डाटा क्या कहता है, तो टोटल अर्बन म्युनिसिपल वेस्ट जनरेटेड कितना किस किस ईयर में हुआ है, और ये इंडिया की डाटा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंडियन डाटा है, ये किसी डेवलप्ड कंट्री यूएसए या अमेरिका ब्रिटेन वगैरह का नहीं है। ठीक है, 1971 में कितना जनरेट होता था, 375 पर कैपिटा। आप समझ रहे हो, पहले इंडिया इतना डेवलप नहीं था, अंडर डेवलप्ड कंट्री था, लेकिन अभी वो डेवलपिंग कंट्री है। तो यहाँ पे पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन ये ग्राम पर डे में है, और यहाँ मिलियन टन पर ईयर है। ठीक है, मिलियन टन पर ईयर में यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 14.9 मिलियन टन पर ईयर। 1981 में मतलब 10 साल बाद अगर देखो तो ये 430 हो गया है, यानी कि 25 टन। ठीक है, 1991 में 460, ये भी बढ़ा है काफ़ी ज़्यादा। 2000 में देखो 500, 2010 के आसपास देखोगे तो 600। ठीक है, अब वही अगर अभी के टाइम पे देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ के हो गए हैं। तो जैसे जैसे कंट्री जो है वो डेवलप होने की तरफ आगे बढ़ती है, वैसे वैसे वेस्ट जनरेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो ये एक ध्यान आपको रखना है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में वेस्ट जनरेशन डेवलप्ड कंट्री से काफ़ी कम होता है। ठीक है, और क्योंकि इंडिया जो है वो हमेशा ग्रो कर रहा है, एक ग्रोइंग कंट्री है, तो वेस्ट जनरेशन की कैपेसिटी भी बढ़ते जा रही है, वेस्ट जनरेशन भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ के चल सकते हैं। एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर पर कैपिटा वेस्ट क्वांटिटी, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। हाँ, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग जनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सॉलिड वेस्ट को के जनरेशन को अफेक्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि वेस्ट जो है वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। वेस्ट किस तरह का है ये डिटरमाइन करता है कि कितना इंटेंसिटी होगा पॉल्यूशन का। अगर ई वेस्ट होगा तो पॉल्यूशन का इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। अगर गैस होगा वेस्ट में, अगर गैसिफिकेशन हो रहा है तो वो भी पॉल्यूशन की इंटेंसिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। एप्लीकेशन इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजमेंट, द नेचर ऑफ वेस्ट हैज़ इम्प्लीकेशन फॉर कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, रिसाइकलिंग, ये सभी चीज़ें हमने पहले ही देख ली हैं। अब देखो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या है, द नेचर ऑफ वेस्ट हैज़ इम्प्लीकेशन फॉर कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड रिसाइकलिंग। अब ये क्या चीज़ें होती हैं ऑलरेडी हमने पहले पढ़ लिया है, तो चलो आगे देख लेते हैं। हाँ, मेन फैक्टर क्या क्या होते हैं, सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो फ्यूचर वेस्ट क्वांटिटी और कंपोजिशन को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें पहला है जोग्राफिक लोकेशन। द इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिक लोकेशन इज रिलेटेड प्राइमरली टू डिफरेंट क्लाइमेट,
that can influence both the amount of certain type of solid waste generated and the collection operation. अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, जोग्राफिकल एरिया किस तरह का है इंडिया का। आप जानते हो कि हर जगह अलग अलग टाइप की ज्योग्राफी है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, सब कुछ है इंडिया के अंदर। ठीक है, एक ही टाइम पे आपको सारे सीजन मिल जाएंगे इंडिया में, कहीं पे गर्मी, कहीं पे ठंडी, कहीं पे बर्फ़ गिर रही है, तो सब कुछ है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का सॉलिड वेस्ट जनरेट होगा और फिर उनका कलेक्शन भी हमें अलग तरीके से करना होगा। मान लो जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, इंडस्ट्रियल कर्नाटका वगैरह ले लो, गुजरात ले लो, इन सब जगह पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया में जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होगा उसमें मैक्सिमम केमिकल्स होंगे बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो उनके लिए जो कलेक्शन ऑपरेशंस होंगे वो अलग टाइप के होंगे। ठीक है, वहीं अगर कहीं पेपर इंडस्ट्री है मान लो, तो पेपर्स के कलेक्शन के लिए या कहीं पे वुड वगैरह ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो उनका जनरेशन, उनका कलेक्शन अलग टाइप से होगा। और मतलब सिंपली समझो कि अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में वेस्ट जनरेशन अलग अलग होगा और उनका कलेक्शन मेथड भी अलग अलग होगा। For instance, substantial variation in the amount of yard gardens waste generated in various part of India are related to the climate। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इंडिया में जो वेस्ट जनरेट होता है अलग अलग पार्ट में, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर, क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर। मान लो साइक्लोन्स आ जाते हैं, कहीं पे बाढ़ आ जाती है, फ्लड की कंडीशन हमेशा देखने को मिलता है बेसिकली बिहार और यूपी या वेस्ट बंगाल में देखोगे, असम में देखोगे, तो इन सब जगहों पे काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आता है। तो बाढ़ की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है, सिंपली कह लो उन सभी को हमें क्लीन करना पड़ता है जब बाढ़ ख़त्म होती है। तो क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इंडिया में वेस्ट जनरेशन। To illustrate the warmer southern area where the growing season is considerably longer compared to the northern area, yard waste are collected in considerably larger quantity and over a longer period of time। अब सिंपली समझ लो, नॉर्दर्न एरिया जो है वो पूरा का पूरा हिमालयन एरिया है, माउंटेन है वहाँ पे, इंडिया का जो नॉर्दर्न एरिया है। साउदर्न एरिया यानी कि जो केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका वगैरह है, आंध्रा है, ये सब जगह आप जानते हो पहले से डेवलप्ड हैं। ठीक है, पहले ही मैंने आपको बता दिया था, डेवलप्ड होंगे ज़्यादा वेस्ट जनरेट होगा। ठीक है, वेस्ट जो है वो ज़्यादा होगा। और डेवलपिंग है तो आप जानते हो कि नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्थ में जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, या और भी जो पहाड़ी एरियाज़ हैं वो इतने डेवलप्ड नहीं हैं, वो डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो डेवलप्ड नहीं है दैट मीन्स कि वेस्ट जनरेशन काफ़ी कम होगा। तो जो साउदर्न पार्ट है आप यहाँ पे देख रहे हो, नॉर्दर्न एरिया में जो वेस्ट जनरेट होगा वो काफ़ी शॉर्टर टाइम के लिए होता है और साउदर्न एरिया में ज़्यादा होगा। दूसरा जो है वो है सीजन। सीजन ऑफ द ईयर हैव इम्प्लीकेशन फॉर द क्वांटिटीज एंड कंपोजिशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट। सीजन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, सीजन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ फूड वेस्ट। सिंपल है, जिस समय में ज़्यादा वेजिटेबल्स होंगे या फ्रूट्स ज़्यादा होंगे, और वैसे भी आप जानते हो इंडिया के हर एक सीज़न में अलग अलग टाइप के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं फूड वेस्ट को। ठीक है, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, कलेक्शन फ्रीक्वेंसी। हर जगह कलेक्शन फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, मैन पावर अलग अलग है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अलग अलग टाइप का है, अलग तरीके से वर्क करता है, तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कलेक्शन के ऊपर। Localities where there are ultimate collection services, more waste are collected। कलेक्शन सर्विसेज जहाँ पे काफ़ी अच्छी हैं वहाँ पे वेस्ट अच्छे से कलेक्ट होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि वेस्ट जनरेट ज़्यादा होगा, जनरेशन का रेट हर जगह वही होगा। मान लो अगर कोई डेवलपिंग एरिया है तो उसमें वेस्ट ज़्यादा जनरेट होगा, अगर कोई कम डेवलपिंग एरिया है जैसे बिहार ही मान लो, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं ही नहीं। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ नहीं है तो इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं जनरेट होगा। जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं वहाँ इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरेट होगा। तो बिहार के केस में अगर देखोगे आप तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल वेस्ट निकलेंगे। ठीक है,
ई वेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं निकलेगा। इसके अलावा जो म्युनिसिपल वेस्ट है वो होगा, तो यहाँ एग्रीकल्चरल वेस्ट होगा, म्युनिसिपल वेस्ट होगा, लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट होंगे क्योंकि यहाँ पे हैं हॉस्पिटल्स वगैरह, तो बायोमेडिकल वेस्ट भी होंगे। लेकिन ई वेस्ट या इंडस्ट्रियल वेस्ट, हजारदस वेस्ट, ये बहुत ज़्यादा नहीं जनरेट होंगे। तो एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरह का वेस्ट होगा और फिर उनका कलेक्शन किस तरह से करना है। तो यहाँ बात हो रही है कलेक्शन फ्रीक्वेंसी की। वेस्ट जनरेशन एक अलग क्राइटेरिया हो गया, और वेस्ट कलेक्शन की बात करो अगर, तो वो अलग बात हो गई। अब देखो, if a homeowner has access to only 1 or 2 containers per week due to limited container capacity, or he will store newspapers or other materials in some specified storage area। अब देखो, अगर आप अपने घरों में जो मैक्सिमम जनरेशन कैपेसिटी होती है उसको कम कर दो, जैसे डेली अगर जो पेपर है उसको आप कबाड़ वाले को बेच दो, या और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो कचरे होते हैं उन्हें आप कचरों में फेंकने से पहले एक बार सोचो कि हाँ इसका हम रीयूज़ कर सकते हैं या नहीं, तो उससे काफ़ी कम जनरेट होगा, और कम जनरेट होगा तो कम कलेक्शन होगा। जनरली क्या होता है, जो किसी एरिया में जो डब्बा रखा हुआ रहता है, जो कंटेनर्स रखे हुए होते हैं, वो जब कम्प्लीटली फिल हो जाते हैं तब वहाँ से वो हटाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम मान लो 1 या 2 दिन में ये फिल होता है, डिपेंड करता है कि कितने दिन में फिल हो रहा है, तो वो भरने के बाद हम फेंकने जाते हैं सिंपली। तो कलेक्शन इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा इफ़िशियंट हैं। इफ़िशियंसी बहुत मैटर करती है। सम होम ऑनर विल टेंड टू थ्रो देम अवे। ऐसा ऐसा होता है मैक्सिमम हमारे यहाँ, तो हम डस्टबिन रखते ही नहीं है ना, मैक्सिमम लोग डस्टबिन नहीं रखते हैं बिहार में। उनका सीधा सा मतलब होता है घर के आसपास जो भी खाली एरिया है उस खाली एरिया में ले जाके जितना भी घर का कचरा होता है उसे फेंक देना होता है। जब वो एरिया भर जाता है, या मान लो उस एरिया में किसी को घर बनाना है, तो वो अपना क्लीन करवाता है, वो उसका मैटर है, वो हमारा मैटर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कचरों को या तो रोड पे फेंकते हैं, या जो खाली एरिया उनके आसपास रहता है उसे फेंकते हैं। कंटेनर की हमें ज़रूरत नहीं है, तो कंटेनर की ज़रूरत ही नहीं है तो फिर क्या करेगा, म्यूनसिपाल्टी वाले क्या करते हैं कि पूरा उन्हें कलेक्ट करते हैं, तो उसमें मैन पावर ज़्यादा लगता है। वो झाड़ू मारेंगे, पूरा उठाएंगे उसे, फिर लेके जाएंगे, तो मैन पावर जब ज़्यादा लगेगा तो इफ़िशियंसी घट जाएगी। सिंपल सी बात है। अब पहले से ही मान लो हमने अपने घरों में डस्टबिन रखा, उसे ले जाके जो गली में कंटेनर रखा हुआ है उस कंटेनर में प्रॉपर तरीके से रखेंगे, तो वो अपना आएंगे और उठा के ले जाएंगे, तो इस तरह से गली साफ रहेगी और मैन पावर कम लगेगा और इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी कचरे कलेक्ट करने की। तो यही सिंपल सी बात यहाँ पे बताई हुई है। दूसरा है पॉपुलेशन डाइवर्सिटी। आप जानते हो कि हर एक एरिया में पॉपुलेशन अलग अलग टाइप से है। ज़्यादा पॉपुलेशन होगा ज़्यादा वेस्ट जनरेट होगा, कम पॉपुलेशन होगा कम वेस्ट जनरेट होगा। ठीक है, अब देख लो, द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड इज मोर इन लो इनकम एरिया कंपेयर टू दैट इन हाई इनकम एरिया। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि डेवलप्ड एरिया में वेस्ट जनरेशन ज़्यादा होगा, और डेवलप्ड एरिया है मतलब हाई इनकम होगा, और डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड एरिया है वहाँ लो इनकम है तभी वो डेवलप नहीं हुआ है। तो लो इनकम एरिया में जो वेस्ट जनरेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो ये एक याद रखना, हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे कि लो इनकम एरिया में वेस्ट ज़्यादा जनरेट होगा या हाई इनकम एरिया में होगा, तो लो इनकम एरिया में वेस्ट ज़्यादा जनरेट होगा क्योंकि लोग घरेलू उत्पाद या घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अब देखो, द कंपोजिशन डिफर इन टर्म्स ऑफ पेपर एंड अदर रिसाइक्लेबल विच आर टिपिकली मोर इन हाई इनकम एरिया अगेंस्ट लो इनकम एरिया। ठीक है, ये चीज़ भी आपको समझ में आ रही है। अब देख लो, हाई इनकम और लो इनकम एरिया के बारे में बताया हुआ है कि कैसे कैसे होगा। पेपर जो है वो हाई इनकम एरिया में ज़्यादा जनरेट होगा,
क्योंकि लोग पेपर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। पैसे ज़्यादा हैं तो पेपर का इस्तेमाल भी ज़्यादा है, पैसे कम हैं पेपर का इस्तेमाल कम है। बहुत गरीब फैमिली को देखोगे, वो बेचारे अपने खाने के लिए ही पैसे नहीं जुटा पाते हैं, वो पेपर कहाँ से लेंगे किसी भी काम के लिए, चाहे पेपर पढ़ने के लिए हो या किसी चीज़ को पैक करने के लिए हो, किसी अदर चीज़ में उसका इस्तेमाल करने के लिए हो, वो पेपर का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्ट जनरेशन भी काफ़ी कम होगा। अब देखो, लो पेपर कंटेंट इंडिकेट लो कैलोरीफिक वैल्यू। अब आपको यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू समझ में नहीं आ रही होगी। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है एनर्जी जनरेटेड बाय 100 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस। 100 ग्राम, कोई मान लो अगर आपने 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया है, ठीक है, मान लो आपने 100 ग्राम चावल खाया है जिससे 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, तो इस कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिली है इस 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, उसी को हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो लो पेपर कंटेंट जो है, पेपर अगर कम होगा तो कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी, मतलब एनर्जी जो जनरेट होगा वो भी काफ़ी कम होगा। ये ध्यान रखना। हो सकता है कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग चीज़ों का पूछ दे, तो अगर हाई इनकम एरिया है तो वहाँ पे पेपर जनरेट ज़्यादा होगा, पेपर ज़्यादा जनरेट होगा तो एनर्जी ज़्यादा जनरेट होगी, सिंपल वे में समझ लो। तो कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। दूसरा है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक भी लो इनकम एरिया में काफ़ी कम जनरेट होता है, हाई इनकम एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। प्लास्टिक इज़ लो एज़ कम्पेयर टू हाई इनकम एरिया। द यूज ऑफ प्लास्टिक हैज़ इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स। प्लास्टिक का यूज आप जानते हो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, अब तो बैन कर दिया गया है हर जगह, लेकिन उसके बावजूद भी इस्तेमाल होता है, तो वो बहुत कम इन चीज़ों को रोका जा सकता है। एस एंड फाइन्स, ये तो आप सिंपल सी बात है कि लोग लकड़ी जलाएंगे खाना बनाने के लिए, गैस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली एसेस ज़्यादा जनरेट होंगे। तो ये कहाँ जनरेट होंगे? लो इनकम एरिया में। वैसे भी आप जानते हो गैस का दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, कोई फैमिली जिसकी 3,000 मंथली इनकम हो, कभी भी 1,000 रुपये में गैस नहीं खरीदेगा। पहले तो मोदी जी ने बता दिया सबको कि ले लो गैस, ले लो, हम सब्सिडी देंगे। फिर बात आई सब्सिडी देने की, तो अब सब्सिडी दे नहीं रहे हैं, और बेचारे जो गरीब हैं वो इतना महंगा ले नहीं पा रहे हैं गैस, तो वो क्या करेंगे फिर से? तो फिर से वही बात हो जाएगी, उन्हें लकड़ियों पे ही खाना बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज़ें हो रही हैं फिलहाल अभी के टाइम पे। खैर, हमें ये नहीं देखना है, हमें देखना है क्या कि लो इनकम एरिया जो है वहाँ पे एस और फाइन्स का जनरेशन काफ़ी ज़्यादा होगा कंपेयर टू हाई इनकम एरिया। एस एंड फाइन डू नॉट कंट्रीब्यूट टू कंबसन प्रोसेस। ये ऑलरेडी कंबसन के बाद ही बना रहता है, तो कंबसन प्रोसेस में नहीं जाएगा। दूसरा है मॉइस्चर कंटेंट, तो ये भी लो इनकम एरिया में ज़्यादा होगा कंपेयर टू हाई इनकम एरिया। मॉइस्चर कंटेंट डिपेंड लार्जली ऑन द नेचर ऑफ वेस्ट, क्लाइमेट एंड कलेक्शन फ्रीक्वेंसी। ये ध्यान रखना है आपको, मॉइस्चर कंटेंट किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? तो नेचर ऑफ वेस्ट। जनरली जो लो इनकम एरिया है उसमें एग्रीकल्चरल वेस्ट ज़्यादा होंगे, सिंपल समझ लो, तो मॉइस्चर भी ज़्यादा होगा। क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है और कलेक्शन फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी। वेस्ट कैन ड्राई आउट वाइल अवेटिंग कलेक्शन। अब मान लो डेली के डेली कलेक्शन हो रहा है तो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होगा, लेकिन अगर उसे हम छोड़ देते हैं 3, 4, 5 दिन तो उसमें मॉइस्चर की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है बल्क डेंसिटी। अगर आप देखोगे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट वाले पार्ट में, तो बल्क डेंसिटी के बारे में दिया हुआ है। बल्क एंड मटेरियल डेंसिटी क्या होगा, टाइप ऑफ मटेरियल रिकवर्ड क्या होंगे, पार्टिकल साइज क्या होगा, हीट वैल्यू क्या है, कंपोजिशन क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बस ध्यान रखो बल्क डेंसिटी क्या होगा। हैवियर वेस्ट मे कॉस्ट मोर टू हैंडल एंड डिफिकल्ट टू बर्न। बल्क डेंसिटी का मतलब होता है हैवियर वेस्ट, काफ़ी बड़े साइज के जो वेस्ट होते हैं उनको हम कहते हैं बेसिकली बल्क या मटेरियल डेंसिटी। ये ज़्यादा होगा कहाँ पे? लो इनकम एरिया में कंपेयर टू हाई इनकम एरिया। सिंपल। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा है।
देखो एक्सटेंट ऑफ साल्वेजिंग एंड रिसाइकलिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल इसको आप रिसाइकलिंग क्योंकि हमें पढ़ना है काफ़ी डिटेल में, आगे चल के देखेंगे। पब्लिक एटीट्यूड आप जानते हो, significant reduction in the quantity of solid waste is possible if and when peoples are willing to change। सिंपल सी बात है, अगर हम अपने एरिया को साफ रखना चाहते हैं तो हम साफ रखेंगे, ठीक है। हम उसके लिए डिपेंड नहीं होंगे कि म्यूनसिपाल्टी काम करेगी या नहीं करेगी, वो हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ हमारे एरिया को क्लीन रखना है तो वो क्लीन रहेगा, ठीक है। देयर ओन वॉल्यूशन, देयर हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल, हमारी क्या हैबिट है, क्या लाइफस्टाइल है, और हम कितना नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व रखना चाहते हैं, इकोनॉमिक बर्डन को कितना ज़्यादा हम कम करना चाहते हैं, ठीक है। ये सभी डिपेंड करता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो पब्लिक एटीट्यूड जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब पब्लिक एटीट्यूड का मतलब क्या हो गया, जैसे बहुत लोगों का होता है कि हमने थोड़ी ना कचरा वहाँ फेंका है, हम क्यों साफ़ करें, सिंपल सी बात है। तो जिन्होंने फेंका है वो साफ़ करें, और उन ये बोलने वालों में से ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कचरा वहाँ पे फेंके हुए होते हैं। तो पब्लिक एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। दूसरा जो फैक्टर है लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन यानी कि जो हमारा म्यूनसिपाल्टी के मतलब जो अथॉरिटी है जो कचरों को लेकर जाती है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये है, this refers to the existence of local and state regulation concerning the use and disposal of a specific material and important factor that influences the composition and generation of certain type of waste। इंडियन लेजिस्लेशन जो है, वैसे भी आप जानते हो कि अब तो काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है, अलग अलग टाइप के अलग अलग कलर के कंटेनर्स रखे जा रहे हैं, जो कंटेनर्स मतलब जैसे इन सब के ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी कि बायो मेडिकल वेस्ट के लिए किस किस तरह के या किस किस कलर के कंटेनर्स का इस्तेमाल किया जाता है, या म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए किस तरह के कलर्स का के कंटेनर्स का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं और आएंगे ही। तो वो जो भारत सरकार का अपना करिकुलम बनाया गया है उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, और वो मैं पढ़ाऊँगी आपको, एक एक करके सारी चीज़ें हम देखेंगे कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू और क्या रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं बिहार गवर्नमेंट के थ्रू। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इस टॉपिक में पढ़ने के लिए। हम अदर सारी चीज़ें तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक इंट्रो था जस्ट, इसमें ये भी था इनकरेजमेंट टू एनजीओ एंड प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं, लेकिन इसको हम एनजीओ जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, और इसके साथ ही साथ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में भी। तो ये सिंपल सी बात है, आप पहले से भी जानते हो, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट जो पार्ट है पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, या सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से हमेशा काम करते रहे, उसके सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, ट्रेनिंग टू वार्ड काउंसलर्स। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, ये क्या है, in the context of 74th amendment to the constitution with decentralized local body administration, training for ward councillors in the area of solid waste management is essential। ये सब आप पॉलिटी में पढ़ते हो, 74th अमेंडमेंट में क्या चीज़ें हैं ये आपको एक बार देखनी है, पॉलिटी का पार्ट है, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। 74th अमेंडमेंट में कौन सी चीज़ें हैं, तो इसमें इसके थ्रू ही एक्चुअली बताया गया है जो लोकल बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी ट्रेनिंग के लिए काउंसलर्स एरिया बनाए गए हैं, ताकि वेस्ट का मैनेजमेंट जो है वो इसेंशियल तरीके से काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा सके। इसके अलावा ट्रेनिंग फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्टाफ एट ऑल लेवल इज ऑल्सो इसेंशियल,
और ये कब किया गया था, तो ये 74th अमेंडमेंट जब किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तभी ये बात की गई थी उनके ट्रेनिंग के लिए कि किस तरह से हम सॉलिड वेस्ट को क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्टाफ्स की ट्रेनिंग के लिए ये रेगुलेशन लाया गया था। अब देखो मोड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आप पहले से जानते हो, ऑडियो वीडियो प्रोग्राम है, चाइल्ड टू चाइल्ड एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है, आईईसी प्रोग्राम है। तो ये सभी प्रोग्राम चलाए गए जाते हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए। दूसरा है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्या, सोर्स बेस्ड क्लासिफिकेशन। अब ये सोर्स बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, historically the source of solid waste has been consistent dependent on sectors and activities and these includes the following। क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें, वेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ लेफ्ट ओवर फूड, ग्लासेस, मेटल, एसेस, etc। कमर्शियल आप सभी लोग जानते हो, कमर्शियल में क्या क्या हो जाएंगे, तो इसमें बेसिकली हो जाता है फूड, ग्लासेस, मेटल्स, एसेस। और ये कहाँ कहाँ से, तो स्टोर्स, रेस्टोरेंट, मार्केट, होटल्स, मोटेल्स, ऑटो रिपेयर शॉप्स या मेडिकल फैसिलिटीज़, इन सभी से जितने भी वेस्ट जनरेट होते हैं उन्हें हम कहते हैं कमर्शियल। वहीं अगर रेसिडेंशियल बोलोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये अपार्टमेंट्स वगैरह से जो वेजिटेबल पील्स, प्लास्टिक, क्लोथ्स, एज फूड मटेरियल निकलता है, ये सारे वेस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल, तो इंस्टीट्यूशनल में क्या क्या हो जाएगा, पेपर, प्लास्टिक, ग्लासेस। म्युनिसिपल में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें आ जाता है क्या क्या, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज़ से जो कचरा जनरेट होता है वो, स्ट्रीट क्लीनिंग या लैंडस्केपिंग वगैरह। इंडस्ट्रियल भी आप जानते हो, इंडस्ट्रीज से जो भी वेस्ट निकलेगा उसे हम कहते हैं। अब टाइप बेस्ड क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखोगे आप मिलेगा, एग्रीकल्चरल वेस्ट आप जानते हो, एग्रीकल्चर से मिलेगा ओपन एरिया वेस्ट। अब इसमें अलग अलग दिया हुआ है, उतना हमें नहीं पढ़ना है। गार्बेज आप सभी को पता है, एसेस एंड रेसिड्यू पता है, कंबसिबल एंड नॉन कंबसिबल वेस्ट एक ये इम्पॉर्टेंट है। कंबसिबल आप जानते हो जिसको जलाया जा सकता है, और नॉन कंबसिबल जिसको जलाया नहीं जा सकता है। सिंपली समझ लो, जो हाउस होल्ड या इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटीज़ से जो भी वेस्ट जनरेट होते हैं उन्हें हम जनरली जलाकर उनके वॉल्यूम को घटा देते हैं। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, आगे देखेंगे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, मतलब बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या होगी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की, इसकी कैरेक्टरिस्टिक में है। और भी बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे, और इसकी PDF आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो फिर आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियोज़ पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू।